हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर भोजन के घटक। पिछले वीडियो में हमने साइंस के फर्स्ट चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में बात की थी, और आज की इस वीडियो में हम भोजन के घटक चैप्टर को बताएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। यानी कि पिछले चैप्टर में हमने खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाई थी जिनको हम लोग खाते हैं, अपने भोजन में हम लोग जिनको लेते हैं, उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाई थी। और भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। यानी कि भारत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोजन या फिर व्यंजन जो बनाए जाते हैं उनकी भी हमने एक सूची बनाई थी। एक प्रकार के भोजन में चपाती हो सकती है, दाल हो सकता है और बैगन हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अन्य भोजन जो होता है उसमें अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो अब क्रियाकलाप फर्स्ट में है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे आहार में सिर्फ अन्न से बना एक व्यंजन होता ही होता है, और दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल हो सकता है या फिर मांस का कोई व्यंजन या फिर सब्जी हो सकती है। इसमें हम लोग दही, मट्ठा या फिर अचार भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण जो है वो सारणी 2.1 में दिए गए हैं। यानी कि सारणी 2.1 में इस तरह के जो आहार हैं इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही और घी वहाँ पर लिया जाता है। और आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। अन्य व्यंजन में यहाँ पर क्या है, मट्ठा, घी, अचार, ये सब कुछ है। ऐसे ही आप नीचे भी फिल करते रहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, या फिर गाजर, सब्जियों में गाजर हो सकती है, गोभी हो सकती है। और अन्य व्यंजन में क्या हो सकता है, शहद, घी, ये सब कुछ इसके अंतर्गत हो सकता है। शहद, घी, जूस, ये सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। तो दोस्तों कभी कभी हम भोजन में इन सभी को नहीं ले पाते। यानी कि जब हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग इन सभी भोजन को नहीं ले पाते। हमको जो भी रास्ते में मिलता है हम उसको लेते हैं, या फिर घर से जो बना के ले गए होते हैं उन्हीं को हम लोग वहाँ पर आहार के रूप में लेते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए आहार में इस तरह के व्यंजन लेना संभव नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं 2.1 में। इसमें है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, क्यों अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ लोग लेते हैं, तो इसमें ऐसा क्या होता है कि अलग अलग व्यंजन को लोग लेते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये तो हम सभी को पता है कि प्रत्येक जो व्यंजन होता है वो अलग अलग सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है या फिर जंतुओं से हमें मिलता है। ठीक है, ऐसा आहार जो हमें पेड़ पौधों या फिर जंतुओं से मिलता है। और इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। ठीक है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। यानी कि जो एक कच्ची सामग्री है, जो फूड हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जो जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है, और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ये जो घटक होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुसांश तथा जल भी शामिल है। यानी कि हमारे भोजन में इनमें जल भी शामिल होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि किस किस भोजन में कौन सी चीज़ उपलब्ध होती है। ठीक है, जैसे कि मंड के लिए यहाँ पर परीक्षण किया गया है, और यहाँ पर किया गया है प्रोटीन के लिए, और यहाँ पर किया गया है फैट के लिए। ठीक है, तो आप ऊपर के एक्सपेरिमेंट को देखकर इनको भर लीजिएगा। अब बात करते हैं 2.2 में, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी कि जो अलग अलग पोषक हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी हमें वसा से भी प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनकी तुलना में वसा की समान मात्रा हमें ज़्यादा एनर्जी देती है। और जो वसा और प्रोटीन होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि को बढ़ाने और हमें स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन युक्त भोजन जो होते हैं वो शरीर वर्धक भोजन होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन से बने होते हैं, जिनमें प्रोटीन उपलब्ध होता है, वो शरीर वर्धक भोजन होते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं।
यानी कि जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन पाया जाता है ये हमारी आँख, हमारी अस्थियाँ, हमारी दांत, इन सबको ये स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस टाइप से अलग अलग नाम से होते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि जो विटामिन का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि जो भोजन है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वसा से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और वसा और प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो शरीर वर्धक भोजन होता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे आँख, अस्थियाँ, दाँत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, और जो विटामिन होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनके, इससे विटामिन ए, बी, सी, डी, के, इस टाइप से अलग अलग नाम होते हैं, और इनके समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन का जो समूह होता है इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, यानी कि जो विटामिन ए है इससे हमारी आँखें और त्वचा स्वस्थ रहती है। और विटामिन सी जो होता है ये बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो होता है ये हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कि हमारे शरीर की ये मदद करता है। अब आप अलग अलग प्रकार के विटामिन देख सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, इसमें ये होता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस टाइप से आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के। और सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी अंडे, मांस, मछली, इनमें भी ये पाया जाता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी कि जो मिनरल सॉल्ट होते हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मिनरल सॉल्ट हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, यानी कि शरीर को अच्छे विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनरल सॉल्ट हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का चित्र यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है अलग अलग प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं उनको यहाँ पर बता रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्रों में। अब अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, यानी कि जो अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें एक से अधिक पोषक होते हैं। ठीक है, और फिर भी क्या होता है, कुछ कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा, यानी कि किसी पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल के लिए बता रखा है चावल। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से ज़्यादा होती है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि इसमें चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने के रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ये किसके एग्जाम्पल हैं, रुक्षांश के। रुक्षांश जो होते हैं ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव हैं। रुक्षांश क्या करते हैं, जो बिना पचे हुआ भोजन होता है उसको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कि जो भोजन में उपस्थित पोषक होते हैं उनको अवशोषित करने में जल हमारे शरीर की मदद करता है, और यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी कि पानी क्या करता है, मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हम जिनको लेते हैं, जैसे कि दूध को लेते हैं, जल को लेते हैं और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं, यानी कि जिस भोजन को भी हम पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो क्रियाकलाप थर्ड देखते हैं, जैसे कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। ये बता रहा है क्रियाकलाप थर्ड में, तो ये बोल रहा है कि एक टमाटर या फिर नींबू जैसा कोई भी फल लें और इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें।
क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसे फल या सब्जी को देखना जिसमें काटने में या फिर मसलने में आपके हाथों में पानी की कोई बूंद नहीं लगती, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी जल की हमें आवश्यकता होती है वो हमें इन पदार्थों से भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। यानी कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें पहले से ही पानी होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग पकाते वक्त पानी डालते हैं। अब बात करते हैं 2.3 में संतुलित आहार। तो जैसे कि आपने देखा होगा, सामान्यतः हम पूरे दिन भर में जो भी अलग अलग चीज़ें हम लोग खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उपलब्ध होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से न ज़्यादा हो और न ही कम हो। यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए और उनके साथ साथ उसमें रुसांश और जल भी उपस्थित होना चाहिए। ये सभी क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार। और इनकी मात्रा ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी जानते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो इन क्वेश्चन का आंसर हम नीचे जानेंगे। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए। ये कह रहा है कि आप एक सप्ताह में यानी कि एक वीक में जो भी भोजन करते हैं उसका एक चार्ट बनाइए और जांच कीजिए कि प्रत्येक दिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था अंकुरित बीज क्या होते हैं। तो बीजों को पहले दिन पानी में भिगाकर रख देना चाहिए और दूसरे दिन उसमें से देखेंगे कि एक सफ़ेद कलर की छोटी सी संरचना बाहर को निकली है जिसको हम लोग अंकुरित बीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं मूंग व चना और आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यानी कि एक अच्छा प्रकार का भोजन करना ही आवश्यक नहीं है, उसको बनाना भी अच्छे से चाहिए, ठीक है। उसको उचित तरीके से बनाना भी चाहिए जिससे कि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो ये पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। यानी कि हम लोग किसी भी सब्जी को अगर छिलके उतार के उसको धोएंगे तो ये संभावना हो सकती है कि उनके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यानी कि बार बार अगर हम चावल और दालों को धोएंगे तो उनसे कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यानी कि भोजन को जब हम पकाएंगे तो उससे कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हमें हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। यानी कि जब भी हम किसी भोजन को पकाते हैं और उसमें पकाने के बाद जब उस जल को हम लोग फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, कई सारे प्रोटीन जो होते हैं या फिर खनिज लवण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके साथ बह जाते हैं, जिससे हमें उनकी हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यानी कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होता है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या हमारे लिए उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फलों को ज़्यादा और कच्ची सब्जियों को ज़्यादा उपयोग करें। और ज़्यादा वसायुक्त खाना यानी कि जिसमें ज़्यादा फैट होता है, जैसे कि पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, समोसे, इन चीज़ों में ज़्यादा इनको खाने से हमारे शरीर में क्या होगा, फैट की मात्रा बढ़ेगी। तो ये क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। यानी कि अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि इससे हमारे शरीर में कई अनेक बीमारियाँ भी आ सकती हैं। 2.4 में है अभावजन्य रोग। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, यानी कि
कि एक व्यक्ति जब खाना खाता है तो उसके लिए वो पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, यानी कि भोजन करते करते कोई एक विशेष पोषक जो होता है उसके भोजन में कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रही तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, यानी कि किसी पोषक की अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कमी हो जाएगी और वो लंबे समय तक हो जाएगी तो उस पोषक के अभाव से व्यक्ति क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, और ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना और त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। तो इस प्रकार के उनको रोग हो सकते हैं अगर वो पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते हैं। तो यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि भोजन में उसको अगर प्रोटीन भी नहीं मिले और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिले, मतलब कि लंबे समय तक उसके शरीर में उसकी कमी हो जाए तो उसकी वृद्धि में क्या होगा, वो अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी वह असमर्थ हो जाएगा, यानी कि वह सही से चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से, यानी कि अलग अलग विटामिन और खनिज लवणों के कमी से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। और ये 2.3 में जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पर बताया गया विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, जैसे कि विटामिन ए से क्या हो सकता है, क्षीणता या फिर दृष्टिहीनता। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से बेरी रोग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है, यानी कि सही से हम काम नहीं कर पाते, हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। विटामिन सी जो है वो इससे स्कर्वी रोग होता है, और ये क्या करता है, मसूड़ों से खून निकलना, यानी कि हमारे मसूड़ों से इसमें खून निकल जाता है। घाव भरने में अधिक समय का लगना, यानी कि जब भी हमारे हाथ पैर में या फिर कहीं पर भी चोट लगती है तो उसको भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो सकता है, यानी कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि जो हमारी अस्थियां होती हैं वो इजीली हमारी मुड़ जाती है। ठीक है, अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, यानी कि कमजोर हमारी जो अस्थियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और आयोडीन से क्या होता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है, यानी कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है उसका फूल जाना, वो अचानक से फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से बीमारियां दिखाई गई है, किससे क्या रोग हमें हो सकता है। और ये जो सभी प्रकार के जो अभावजन्य रोग होते हैं इनकी रोकथाम हम लोग संतुलित आहार लेने से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा सेकंड चैप्टर भोजन के घटक। हमने इसमें यही पढ़ा कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन होने के बाद भी उनमें जो भोजन के घटक होते हैं, यानी कि भोजन में उपलब्ध जो पोषक तत्व होते हैं वो समान होते हैं, मतलब कि भोजन चाहे कितना भी अलग हो उनके पोषक तत्व समान ही होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। थैंक यू।